नमस्कार बच्चों, नमस्कार नहीं कर सकते तुम लोगों से हैं? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर था। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने वर्क के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। समय कम से कम समय में अधिक से अधिक एनर्जी के मैटर को क्लियर करना है ना? तो आप इसको ध्यान से समझें। वर्क मैंने क्या बताया था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर किसी बॉडी पर तुम फोर्स लगाते हो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स की दिशा में उसके डिस्प्लेसमेंट को पकड़ा जाए तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता था? वर्क। लेकिन कार्य करने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी क्या है? सरल भाषा में जानो। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस दीवार को गिरा सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी कैपेसिटी है कि ये हमारे मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। मैं कहूं कि मैं इस पुस्तक को फाड़ सकता हूं, तो ये मेरी क्या है? एनर्जी। इसके पेज को मैं फाड़ सकता हूं, ये मेरी एनर्जी है। एनर्जी और पावर में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे आपने एनर्जी को देखा कि कार्य करने की जो कैपेसिटी है, लेकिन जो कार्य करने की रेट है, हम कितने समय में कितना काम करते हैं, वो हमारी क्या है? पावर। मैं आपसे कहता हूं कि मैं 10,000 ईंटों को उठा सकता हूं, मैं 10,000 ईंटों को उठा सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? एनर्जी है। मैं कहूं मैं 10,000 ईंटों को 10 घंटे में उठा सकता हूं, ये मेरी क्या है? पावर है। जब काम करने के साथ समय को इंक्लूड कर दिया जाता है कि मैं किसी काम को इतने समय में कर सकता हूं, तो वहां क्या बन जाएगी? पावर। लेकिन जब मैं कहूं मैं किसी काम को कर सकता हूं तो वो क्या बन जाएगी? एनर्जी। तो एनर्जी के कई सारे रूप होते हैं बच्चों, एनर्जी के कई सारे रूप होते हैं। जो हम यहां एनर्जी पढ़ने वाले हैं उसे कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। इसके बाद आप एनर्जी का एक रूप जानोगे, कौन सा? लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी। इतने ढेर सारे इसके आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वहाँ ढेर सारे एनर्जी के सोर्सेस हमारे पास दिए गए थे। तो हमारे पास बहुत सारे प्रकार की एनर्जी होगी, लेकिन ले दे करके जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम पढ़ने वाले हैं। और मैकेनिकल एनर्जी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहली जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? और जो दूसरी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के, मैकेनिकल एनर्जी के दो रूप होते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी के इन्हीं दोनों रूपों को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, इसको स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, एनर्जी की परिभाषा क्या है बच्चों? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि कार्य करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है जूल MKS सिस्टम में, और अर्ग होती है CGS सिस्टम में। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL²T-2, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कभी कोई पूछ ले हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल, ये ध्यान देना कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी और इसकी टाइप्स को। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, चल रहा है, तो उसके कारण जो एनर्जी बनेगी उसकी मोशन के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में हो कहीं, या ये कहो कि अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर हो, या कहीं एक निश्चित पोजीशन में बैठा हो, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप लोग अपने घर से हमारे यहाँ तक आए तो आप चलने में आपकी कुछ एनर्जी लग रही थी, वो एनर्जी आपकी कैसी थी? काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहाँ बैठे हो तो आपके पास यहाँ किस एनर्जी कारण यहाँ बैठे हो आप? वो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर स्थित है
तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिस कारण से वहाँ पर वो बैठा है, तो वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी? पोटेंशियल। और अगर वो मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक। अब पोटेंशियल में ही एक स्पेशल टाइप की एनर्जी बनेगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह से कुछ हाइट पर होता है, कुछ हाइट पर होता है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये मार्कर यहाँ पर रखा है, तो अर्थ सरफेस से इसकी कुछ हाइट है कि नहीं है, तो इस हाइट के कारण इसके पास जो एनर्जी होगी तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ये जानना हो, दिखाई दे रहा है क्या ये चीज़? नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये मार्कर रखा हुआ है, तो अर्थ सरफेस से इसकी कुछ हाइट है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब आपको पता करना है गुरुजी हमको वो दिख नहीं रही कहाँ है, तो आपको दिखेगी नहीं, केवल महसूस होगी। तो कहो हमें तो महसूस भी नहीं हो रही है, तो हम महसूस करवा सकते हैं कि जैसे ही आप देखोगे इतनी हाइट पर है तो इसकी एनर्जी कुछ है, हाइट हल्का सा कम कर दे तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर अपना पैर यहाँ पर आप रख लीजिए, एक तो पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर को यहीं से छोड़ दीजिए, तो पैरवा बताएगा कितनी एनर्जी से हिट किया है उसने। क्यों? क्योंकि हाइट अच्छी थी, उसके पास उतनी एनर्जी से वहाँ रुका हुआ था। और उसी पत्थरवा को नीचे ले जाओ, काफ़ी नीचे ले जा करके फिर छोड़ो, तो पहले वाली चोट में और अब वाली चोट में डिफरेंस समझ लो कितना आता है। तो एनर्जी आपको महसूस हुई कि नहीं महसूस हुई? तो बस वही है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर है या चल रहा है, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल। और चल रहा है तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। रुका हुआ है तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। दोनों बातें समझ में आ गई? इसको नोट करिए। तो पहले हम किसको देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी को। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाई बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि आपको भी बताया गया कि मोशन के कारण जो एनर्जी बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आएगी, और साथ ही ऑब्जेक्ट के पास मास तो होना ही होना है। तो काइनेटिक एनर्जी को जनरली के से लिखा जाता है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ mv²। किसी किसी को बहुत गुस्सा लगे तो के ई लिख देते हैं, क्योंकि पूरा नाम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पढ़ने में उनको आसानी हो गई। अब हम इसको प्रूव करेंगे, या इसका एक्सप्रेशन देखें कैसे आता है। ठीक है ना? तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल m moving with velocity v. Consider an object having mass m moving with velocity v. Consider an object having mass m moving with velocity v and acceleration a. थोड़ा यहाँ सुधार लेना। क्या बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, इफ f फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सीलरेशन a एंड इट स्टॉप्स आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s। उस पर जब f फोर्स लगाया गया तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेट करेगी तो कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ आगे बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट बनाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस। और यस डिस्प्लेसमेंट के बाद जाकर के बॉडी क्या हो गई? रुक गई। तो उस पर फोर्स कितना आपने लगाया? F इक्वल टू ma। और कार्य कितना किया गया फोर्स के द्वारा? एंड वर्क डन बाई फोर्स, फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू फोर्स को हम कह दिए F, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कह दिए बच्चा? D। क्या कह दिए? D। ये हमारे पास W का फार्मूला आ गया यहाँ से। तो W इक्वल टू फोर्स का ऊपर आपने वैल्यू निकाला है, क्या है? ma। ये आपके पास मिल गया W इक्वल टू MAD। इतना तो क्लियर है आपके सामने। चलिए अब यहाँ लगा दीजिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? आपको पढ़ाया गया था, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब जब बॉडी आगे जाकर के रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई?
और जो ये वाली थी यही भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से इसको लिख दो 0, इसको लिख दो v स्क्वायर, इसको लिख दो 2AD। चूंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को यहां क्या माना है, d माना है। आप यहां से एक काम और करिएगा, बताओ यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव। जब आपने फोर्स लगाया, अब बॉडी आगे जाके रुक रही है, मतलब बॉडी में रिटार्डेशन हुआ है, न कि एक्सीलरेशन हुआ है। बात समझ गए हो। तो यहाँ का एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ तो ठीक था, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि बॉडी रिटायर्ड हुई है तब न जाके रुकी है। और अगर एक्सीलरेशन प्लस में होता तो भागती चली जाती, कहीं रुकती ही नहीं वो। 2AD को इधर ले आइए तो क्या मिला, v स्क्वायर। तो AD इक्वल क्या मिला, v स्क्वायर बटे 2। अब जो W इक्वल टू MAD फार्मूला आया है, AD की वैल्यू ला करके यही समीकरण 1 में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, M इंटू v स्क्वायर बटे 2। इसको अच्छे से लिख दो। तो W इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। और कार्य ही ऊर्जा होता है, आप जानते हो कि आप जो कुछ काम करते हो वही किया गया काम उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस वर्क डन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही फार्मूला आपको डिटरमाइन करना था, बन जाएगा। काफी सिंपल है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है, अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है, 4 किलोग्राम, यानी आपको m दे दिया 4 kg और इसकी वेलोसिटी दे दिया v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आपसे इन्होंने क्या मांगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m की वैल्यू हो गई 4, v की वैल्यू हो गई 4 का स्क्वायर। तो 1/2, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ 2, और इसका मल्टीप्लाई कर दो 32 जूल, बन जाएगा ना। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, इसके बाद कठिन क्वेश्चन भी देखेंगे, इसको नोट करिए। आगे की आपका हेडिंग है बच्चों, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है ना। हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बताइए जरा, हाफ mv स्क्वायर। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv। तो आप यहाँ से v का मान निकालो, ले जाओ समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, p/m। ये वैल्यू जाके 1 में रखिए। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो हम काइनेटिक एनर्जी को केवल k भी कह सकते हैं। तो k इज इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा p स्क्वायर अपान m स्क्वायर। 1 m से 1 m कट जाएगा, तो k इक्वल टू p स्क्वायर अपान 2m। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो p स्क्वायर इक्वल टू 2mk। तो p इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 2mk। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी को हम जितने गुना बढ़ाएंगे तो जो मोमेंटम होता है उसके स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ेगा। अगर कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को हम 16 गुना कर देते हैं तो उसका मोमेंटम कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अंदर है, मोमेंटम बाहर है। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आ जाएगा, 4। अगर हम कहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को 10 गुना बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए उसका स्क्वायर करके तो बताओगे, और जब काइनेटिक एनर्जी को बताएंगे, मोमेंटम की बात करेंगे तो उसको आप स्क्वायर रूट करोगे। तो बताओ, अगर मोमेंटम को 10 गुना बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगी, 100 टाइम्स, क्योंकि ये स्क्वायर में हो जाएगा, है ना।
अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी को 25 गुना किया जाए तो मोमेंटम कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। बात समझ में आ गई है? इनसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन हम लोग पहले थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। उन क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, इसको आप नोट करिए। अगला टॉपिक है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो थोड़ा सा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी हो और उस पर आप काम करते हो तो किया गया काम उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंजिंग आएगा, जितना परिवर्तन आएगा, उसी के बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, किसी ने हमारे ऊपर कोई काम किया जिस कारण से मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 15 जूल। मान लीजिए मैं यहाँ पर चल रहा हूँ धीरे धीरे, अब किसी ने आके बाहर से मुझको धक्का मारा यानी उसने हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स द्वारा काम किया जाएगा। अब मेरी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से बढ़ के अगर कितनी हो गई? 15 जूल। तो उसने हमारे ऊपर कितना काम किया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज हुआ? 15 माइनस 10 कर दो, 5 जूल का। तो उसने हमारे ऊपर कितना काम किया? 5 जूल का। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट इसका है वर्क एनर्जी थ्योरम का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाई अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। किसी भी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, its initial velocity small u, if F force is applied on body and its velocity becomes v। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर F फोर्स अप्लाई किया जाता है जिस कारण से उसकी वेलोसिटी v बन जाती है। तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो ये थ्योरम कहती है, क्या कहती है? कि जितना काम किया गया उस ऑब्जेक्ट पर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काम हो गया W। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ गए बात को? अब फाइनल के लिए हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल के लिए हाफ m u स्क्वायर। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। आई बात समझ में? कि किसी भी फोर्स द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसको आप नोट करिए, फिर इसको अलग अलग केस में हम डिराइव करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम दो अलग अलग केस में प्रूव करेंगे। केस फर्स्ट है कि फोर्स फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, यानी यहाँ पर जो फोर्स आप अप्लाई करोगे वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग कौन सा फोर्स लगाएंगे? वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स? जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर लगातार कोई फोर्स लगा रहा है और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। तो कैसा हो गया? कांस्टेंट। और कोई कहे कभी 10 न्यूटन, कभी 5 न्यूटन, कभी 6 न्यूटन, कभी 8 न्यूटन, बार बार फोर्स क्या करे? चेंज करे। तो जब फोर्स चेंज करेगा तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, और जब फोर्स चेंज नहीं करेगा उसे बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स। तो दो अलग अलग फोर्स में इसको हम चेक करने जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? फॉर अ कांस्टेंट फोर्स के लिए। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इट्स फाइनल वेलोसिटी v। शांत रहिएगा। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इफ F फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स s एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो हम आगे लिखते हैं देयरफॉर फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर उसमें वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन तो आना ही आना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ
फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप v स्क्वायर को इधर ले आओ तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और 2 को इधर ले आओ तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, समीकरण 1। नाउ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, तो कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होगा फार्मूला बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू फोर्स का फार्मूला है ma और डिस्प्लेसमेंट कितना है s, तो ये W इक्वल टू m को रहने दो, और जहाँ as लिखा है तो as का मान आप देखो निकाल चुके हो पहले से ही कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू जाके वहाँ पुट कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ बता दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो W इक्वल टू हो जाएगा हाफ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं के फाइनल, इसको कह सकते हैं के इनिशियल, या इसी को कह सकते हैं W इक्वल टू डेल्टा के। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यही बताई गई थी और हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को ये डिराइव किया, ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए इसको देखते हैं, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है बच्चों केस सेकंड है ये, फॉर ए वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसके लिए कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ा सा मन लगा के देख लो इसको, वी नो दैट के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है फार्मूला ये। आप इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो k का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल dk अपॉन dt, और ये हाफ d अपॉन dt mv स्क्वायर, m को बाहर निकाल लो तो 1/2m, अब v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v, अब v का dv अपॉन dt, v स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2v, और v का डिफरेंशियल क्या होता है dv अपॉन dt, तो 2 से 2 कट गया, तो mv dv अपॉन dt को आप क्या कहोगे, एक्सीलरेशन। पढ़ाया गया है आपको कि एक्सीलरेशन इक्वल टू नहीं होता dv अपॉन dt। अब देखो मास और एक्सीलरेशन इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, फोर्स, क्या बन जाएगा, फोर्स, और साथ में केवल क्या बचेगा v, इधर क्या आ रहा था dk अपॉन dt आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब f तो ठीक है, v को आप क्या कहोगे, v होता है ds अपॉन dt। आपको ये भी पढ़ाया गया है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर v इक्वल टू ds अपॉन dt आ गया, और इधर आपके पास क्या आ रहा था बच्चों, dk अपॉन dt। तो यहाँ से नीचे से dt आपके कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिला, dk इज इक्वल टू f ds। ध्यान से देख लो, dk इज इक्वल टू f ds, यही नहीं मिलेगा आपको। अब आप इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dk, इसमें लिमिट कहाँ लगेगी, k1 से k2, या ये कहो कि k इनिशियल से k फाइनल, रोको बेटा, तो ये k इनिशियल से k फाइनल dk इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो f तो आपका बाहर आ गया, अंदर केवल क्या बचा, ds बचा, तो dk का क्या हो गया k, ये हो गया k इनिशियल से k फाइनल
ये एफ पड़ा है, ds का समाकलन क्या होता है बच्चों, s, जानते हो नहीं जानते। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो के एफ माइनस के आई, एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, और एफ एस को हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू। अब थोड़ी देर पहले ध्यान दो कि जो फार्मूला था वो यही तो था, या W इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, या इसको कह सकते हो डेल्टा के। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये किसके लिए हुआ, वेरिएबल फोर्स के लिए हुआ। ठीक है, जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है ये, अ कार ऑफ मास 500 किलोग्राम इज मूविंग एट द रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन स्टॉप इट इन 20 मीटर। एक कार है जिसका मास दिया है 500 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी शुरू की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है। उस पर ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाने के कारण कार रुकेगी, तो कार में फोर्स कौन सा काम किया, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ही आपको कैलकुलेट करना है, कब, जब कार 20 मीटर आगे जा करके रुक जाती है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन, क्या दिया है शुरू में, मास, मास कितना है 500 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट को सेम बिरादरी में पहले कन्वर्ट कर लो, ये MKS में है तो इसे भी MKS में लिखो। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। जब कार आगे जाके रुक जाएगी तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आगे जाके कार रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय करेगी, 20 मीटर। आप सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो W इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया गया, डेल्टा के। W को आप कह सकते हो Fs कह सकते हो, और डेल्टा के को आप कह सकते हो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यफ आपको निकालना है, यस का मान 20 क्वेश्चन में दिया है, 1/2 यम कामन ले लो, तो m का मान है 500, अंदर v स्क्वायर यानी 0, u स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 625। आया, समझ में नहीं आया, तो 20 को उधर भेज दो, तो यफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 40, ये माइनस का गुणे 625, यही नहीं बचेगा बच्चों। हाँ, एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, तो ये -25/2 गुणे 625। अरे भैया 0 50/2 काट दिए। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। लगभग ये आंसर आपका आता है 7812.5 7812.5 न्यूटन, इतना आपका आंसर ही आएगा। ठीक है ना। तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम ने कितने आसानी तरीके से इस सवाल को हल करवाया। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है बच्चों ये, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम को 10% बढ़ाया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। जस्ट उसी के अपोजिट क्वेश्चन को कर दिया गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को हम 20% बढ़ाते हैं तो मोमेंटम कितने परसेंट। दोनों प्रकार से क्वेश्चन की बात कर सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फार्मूला तो वही लगेगा जो आपको रिलेशन हमने आज शुरू में ही बताया था। अभी बीच में क्या था, P = √2m के। तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो P² क्या हो जाएगा, 2m के। तो P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, क्योंकि 2m क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से P1 का स्क्वायर बटे P2 का स्क्वायर बराबर K1 बटे K2। क्वेश्चन ने यहाँ बोला है मोमेंटम को 10% बढ़ाया गया,
तो पहले का मोमेंटम मान लीजिए P1 है, अब बाद का मोमेंटम P2 है। पहले की एनर्जी K1 है, बाद की एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि P2 को क्या किया गया कि P1 प्लस 10% ऑफ P1, तो P1 प्लस 10/100 P1, तो कितना आ गया 11 P1। कितना आ गया? नहीं, ये आ गया 11/10 P1। P2 की वैल्यू ही ना हो गई, इसको आप डिवाइड करोगे तो 10 नीचे आएगा, एलसीएम लोगे तो 11/10 P1। अब ये P2 की वैल्यू ले जाओ यहाँ रख दो, कहाँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो P1 का स्क्वायर, और जहाँ P2 स्क्वायर लिखा है वहाँ क्या लिखोगे? 11/10 का होल स्क्वायर, अब P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K1/K2। तो आपका P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर तो कट गया, और ये ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा? ये मैं इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 100/121 इज इक्वल टू K1/K2। यहाँ से तुम K2 का मान निकालो, तो K2 इक्वल टू हो जाएगा, K2 इधर आया तो 121/100 K1, ठीक है। देयरफॉर दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे, वहाँ बता दे फिर। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए सूत्र क्या होता है? K2 माइनस K1/K1 इंटू 100%, यही नहीं होता है? तो K2 का मान रखो 121/100 K1 माइनस K1/K1 गुणे 100%। K1 कामन लेके कट गया, तो 121 माइनस 100/100 गुणे 100, 100 कट गए, 121 में 100 निकाल दो, कितना बचा? 21%। इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि नहीं मिला आपको? अगर इस क्वेश्चन का जवाब लेना है तो सूत्र तो यही रहेगा, P इक्वल टू √2mk, तो P स्क्वायर इक्वल टू 2mk, तो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू K। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि P1/P2 बराबर √K1/√K2, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में आया है तो उधर स्क्वायर रूट में हो जाएगा। और चाहे अलग अलग लिखो और चाहे इकट्ठा करके लिखो, कोई समस्या नहीं है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो K2 है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी बढ़ी है? K1 की 20%, तो K1 प्लस 20% ऑफ K1, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को तब बढ़ाना है आपको। तो K1 प्लस 20/100 K1, तो ये 20 पंचे 100, तो 5 1 6, तो 6/5 K1, ये किसकी वैल्यू आ गई? K2 की। अब आप K2 के जगह पर ले जाओ, ये मान रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो P1/P2 बराबर √, जहाँ K1 है कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ K2 है तो 6/5 K1। अब K1 कट गए, 5 कहाँ चला गया? ऊपर, तो ये तुम्हारे यहाँ दिखाई देगा आपको, है ना? तो ये क्या मिल गया कि P1/P2 बराबर √5/6। यहाँ से तुम P2 का जब मान निकालोगे तो √6/5 P1। तो परसेंटेज इंक्रीज दिखाई दे रहा है क्या? इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होता है फार्मूला? P2 माइनस P1/P1 गुणे 100%। तो यहाँ P2 की वैल्यू हमने ये निकाला कि √6/5 P1 माइनस P1/P1 गुणे 100, आया समझ में? तो ये हो जाएगा P1 सब कॉमन लेके कट गए, तो √6 माइनस √5/√5 इंटू 100। अब ये सब रूट में आ गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना? तो इसका हम क्या कर दें? रेशनलाइजेशन कर दें। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर 6 - 5 यानी 1 हो गया,
और नीचे क्या हो गया √5 इंटू √6 प्लस √5, तो √5 का मल्टीप्लाई करो तो √30 और +5, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो सकता है या आप अप्रॉक्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी यहाँ से आपको लगभग आंसर मिलेगा उसे आप दिखा दीजिए कि कितने % इंक्रीज हो रहा है आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। इसको नोट करिए। लगभग इसको जब रेशलाइज करोगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, केवल बचेगा 100 और नीचे ये हो जाएगा आपका √5 और √6 प्लस √5, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपान लगभग 10.47, तो ये 9 लगभग कितना जाएगा 5, कैमरे के बाहर जा रहा है, लो जाओ, 9.5% के करीब लगभग आएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो भी सिस्टम था वो लगभग फिनिश हो रहा है। न्यूमेरिकल्स इसके आप लोग स्टडी करिएगा, जो नहीं बनेंगे आप हमसे बात करेंगे, हमसे पूछेंगे। हम कल स्टार्ट क्या करेंगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर देन पावर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और हाँ वीडियो को लाइक करते रहो, झोंक के शेयर करते रहो, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।